नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नल्ले सिंह पालक। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। लगातार बैठकों, कार्यकर्ताओं, सम्मेलनों, वॉल राइटिंग, डोर टू डोर और कार्यालय उद्घाटन जैसे कई आयोजनों का दौर जारी है। अब इसी कड़ी में रायपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों और मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठकें लेकर उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर शहर और ग्रामीण की बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों की पृथक बैठकें ली गई। साथ ही आपको बता दें, जहां सर्वप्रथम ब्रजमोहन अग्रवाल ने उपस्थित सभी महिला मोर्चा पदाधिकारियों की उपस्थिति ली। साथ ही उन्हें लोकसभा चुनाव संबंधित मार्गदर्शन और जिम्मेदारियां भी सौंपी। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय लगातार हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी बैठकें भी कर रहे हैं। बता दें कि बुधवार को वे आरंग विधानसभा पहुंचे। इस दौरे में उनके साथ पूर्व मंत्री जांजगीर चांपा लोकसभा प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया भी साथ थे। आपको बता दें कि आरंग पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विकास उपाध्याय का जोरदार भव्य स्वागत किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ विकास उपाध्याय बाइक चलाकर आरंग स्थित राजीव भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में आरंग विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत, जनपद पार्षदों के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ते आपको बता दूं कि विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर सृजन सामाजिक संस्था के सहयोग से कोलकाता की जन संस्कृति थिएटर ग्रुप ने असंगठित श्रमिकों के पलायन और उनके कानूनी अधिकारियों की जानकारी और सुझाव हेतु रंगमंच के माध्यम से नाटक और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। लेजिस्लेटिव थिएटर के राज्य स्तरीय आयोजन के दौरान देश में असंगठित मजदूरों के पलायन से जुड़े कानूनी अधिकारों को लेकर 45 मिनट का नाटक कोलकाता के 16 कलाकारों ने पेश किया। इस नाटक के बाद उपस्थित जन समूह से इस विषय पर असंगठित मजदूरों के अधिकार, कानून और उससे जुड़े अन्य विषयों को लेकर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित लोगों ने अपने विचार रखे। और इस दौरान कोलकाता से पहुंचे आयोजन के प्रमुख संजय गांगुली ने बताया कि मजदूर ट्रेड यूनियन के नेताओं पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे में श्रमिकों में जब तक बौद्धिक स्वतंत्रता नहीं आएगी, तब तक आत्मनिर्भरता नहीं होगी। लेजिस्लेटिव थिएटर जो है, इसमें हम लोग चाहते हैं कि लोगों का अंदर में एक तरह अवेयरनेस लाने के लिए वी वांट टू ब्रिंग एन अवेयरनेस विद इन द पीपल सो दैट दे कैन गेट टू नो अबाउट द लॉज अवेलेबल फॉर देम। दे शुड नो देयर एंटाइटलमेंट। तो हमारा इधर में जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट था, और ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी एक तरह का लोगों को आत्मनिर्भर करने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं किया। वो लोग भी एक अल्टरनेटिव पावर हो गया था। जो हम ट्रेड यूनियन लीडर है, हमारा पास आओ, आपको वेज मिलेगा, ज़्यादा होगा, आपको ये राइट्स ज़्यादा होगा, वो राइट्स ज़्यादा होगा। लेकिन व्हाट इज़ राइट्स, आपका राइट्स क्या है, आपके लिए क्या प्रोटेक्शन है, आपके लिए क्या लॉज है, इस तरह का जो पॉलिटिकल एजुकेशन वर्कर्स के पास नहीं मिला। ये जो एक थिएटर है, जो हम लोगों के बीच जो प्रश्न है, जो हम लोगों के सामने ही घूमता है, जो हम नहीं देख पाते, ये थिएटर के मार्फत हम लोगों को बोल सकते हैं, जाना सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। निर्बाध मतदान के लिए प्रशासन ने 2 दिनों का प्रशिक्षण पीठासीन और मतदान अधिकारियों को दिया। बता दें कि प्रशिक्षण की शुरुआत होने पर राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण करते हुए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मॉक पोल सहित अन्य जरूरी कार्यों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही राजनांदगांव शहर के सर्वेश्वर दास स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होते हुए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने निर्बाध मतदान संपन्न कराने को लेकर पीठासीन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
आपको बता दें कि प्रशिक्षण की शुरुआत होने पर राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण करते हुए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मॉक पोल सहित अन्य जरूरी कार्यों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही राजनांदगांव शहर के सर्वेश्वर दास स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होते हुए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने निर्बाध मतदान संपन्न कराने को लेकर पीठासीन अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। खबर महासमुंद से है। महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के कुछ गांवों से महिलाओं की अनोखी पहल सामने आई है, जहां शाम होते ही महिलाएं हाथों में लाठी डंडा लेकर निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं किसी से लड़ाई झगड़ा करने जा रही हैं, बल्कि ये महिलाएं अपने गांव के आसपास बिकने वाले अवैध शराब और गांजा के खिलाफ कार्यवाही के लिए घूमती हैं, ताकि गांव के युवा वर्ग और बुजुर्ग नशे की जद में ना पड़े और उनका भविष्य खराब ना हो। जी हां, महिलाओं का इस तरह से नशे के सौदागरों के खिलाफ मोर्चा खोलना कहीं न कहीं खल्लारी पुलिस की नाकामी या यूं कहें कि नशे के सौदागरों से मिली भगत को दर्शाता है। बता दें कि खल्लारी थाना क्षेत्र में लगातार अवैध शराब और गांजा की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, जिस पर पुलिस की कार्यवाही नगण्य होने के कारण ग्रामीणों ने थाने में प्रदर्शन कर कार्यवाही की मांग कई बार की गई है। अब ऐसे में लेकिन खल्लारी पुलिस ने इस नशे के सौदागरों पर कार्यवाही नहीं की, जिसकी वजह से ग्रामीण महिलाओं को अपने गांव के अवैध शराब के खिलाफ रोज लड़ाई लड़ने के लिए प्रत्येक शाम हाथों में डंडा लेकर ग्रामीणों को जागरूक और नशे के सौदागरों को ग्रामीण इलाकों से खदेड़ने के लिए शाम को निकलना पड़ रहा है। जिला पुलिस महासमुंद द्वारा लगातार नशीले पदार्थ जैसे शराब है, गांजा, उनके अवैध परिवहन, रोकथाम एवं बिक्री, ये सब पे लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। खल्लारी थाना क्षेत्र अंतर्गत भी जो भी सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं, उसमें भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। अभी आप लोगों के द्वारा जानकारी दी जा रही है, तो कुछ और यदि जो बेचने वाले होंगे या इस तरीके का अवैध संगठन या जो भी होगा, उसमें भी सूचना अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और लगातार महासमुंद पुलिस द्वारा इसमें आबकारी में कार्रवाई की जा रही है, जिसमें देखा जाए तो विगत 10 दिनों में लगभग 88 प्रकरणों में हमारे द्वारा 522 लीटर अवैध शराब जो जब्ती की कार्रवाई की गई है और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये अवैध शराब की बिक्री तो हमारे गांव में मतलब कई सालों से हो रही है। इसको बंद करवाने के लिए हमारे महिला जो समूह है तो लगातार बंद कराने के प्रयास किए। मैं भी उसमें आगे आई। शासन प्रशासन को भी हम लोगों ने कई बार जानकारी दिए कि यहाँ दारू ना बिका जाए ऐसे करके, और लेकिन लगातार यहाँ महुआ दारू, देसी दारू बना के मतलब बेच रहे हैं। खबर झारखंड से है। झारखंड के बोकारो हरला थाना क्षेत्र के भतुआ बस्ती में लगातार अवैध बालू खनन कर कारोबार करने की खबर मीडिया में चलने के बाद भी खनन विभाग अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी। लेकिन डीसी के निर्देश पर चास एसडीएम और सिटी डीएसपी की अगुवाई में छापेमारी की गई, जहां से 5 ट्रैक्टर में लदा अवैध बालू को जब्त कर थाने लाया गया। बता दें कि मौके से चालक भागने में कामयाब हो गया। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक और चालक पर मामला दर्ज कर दिया है। इस कार्रवाई से बालू के अवैध कारोबारी में हड़कंप मच गया है। लेकिन खनन विभाग और खनन टास्क फोर्स के चास अंचल प्रमुख चास सीओ के कार्यशैली पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। वहीं सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि पूर्व में भी भातुआ में अवैध बालू के कारोबार की सूचना मिल रही थी। कई बार कार्यवाही भी की गई, लेकिन आज चास एसडीएम की अगुवाई में छापेमारी की गई और आगे की कार्यवाही मामला दर्ज कर दिया गया। में भी जानकारी थी और पूर्व में भी रेड हुआ है, और उसी के लेते हुए आज भी सूचना था। एसडीएम सर के नेतृत्व में आज यहाँ पे रेड हुआ, जिसमें लोकल थाना प्रभारी जो हरला के हैं वो मेरे द्वारा और एसडीएम सर लोग के द्वारा टीम गठित करके आज रेड किया गया, जिसमें कुल 5 ट्रैक्टर बालू लोड जब्त किया गया है और उस पर जो है स्वागत पर कार्रवाई की जा रही है। उसको गिरफ्तारी में जो चालक थे वो भाग गए देख करके, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो जो वाहन जो ट्रैक्टर चालक और उनके मालिक के ऊपर किया जाएगा।
बोकारो में एक बार फिर से बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया है। बीएस सिटी थाना क्षेत्र के आवास को चोरों ने निशाना बनाते हुए घर के अलमीरा को तोड़कर जेवरात समेत नकदी की चोरी कर ली है। बताने की घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। साथ ही जानकारी के मुताबिक आवास में रहने वाले मुकेश कुमार उपाध्याय होली में अपने घर गए हुए थे। जब उन्होंने अपने साले राजवीर तिवारी को आवास जाकर देख लेने की बात कही तो मौके पर पहुंचकर देखा कि आवास के गेट का ताला टूटा हुआ है और घर के अलमीरा का लॉकर तोड़कर सभी सामान गायब था। राजवीर ने बताया कि लॉकर में गहने समेत नकदी रखा हुआ था जो लाखों में है। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश जबलपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान यादव के साथ सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज यदि प्रजातंत्र को बचाना है तो विपक्ष को जिंदा रखना होगा, जबकि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब बिना विपक्ष का देश। मुझे आज वो नजारा दिख रहा है जो आपातकाल के बाद था। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर तनखा ने कहा कि इस मामले का खुलासा सत्ता परिवर्तन के बाद ही होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से काम करेगा। वहीं कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में भी आगे थे। देखिए ये जो लड़ाई है ये प्रजातंत्र और जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जैसे इमरजेंसी के बाद एक नया वातावरण बना था और पब्लिक बाहर आई थी। आप पूरी तरह बीजेपी चाहती है कांग्रेस मुक्त भारत बने। कांग्रेस मुक्त भारत मतलब विपक्ष मुक्त भारत। क्या आप प्रजातंत्र में एक सत्ता पक्षी रहता है, विपक्ष नहीं होगा क्या? आप विपक्ष का गला घोंट रहे हो, आप उनकी फाइनेंशियली गला घोंट रहे हो, आप उनके लोगों को प्रोत्साहन दे के लेके जा रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको प्रजातंत्र बचाना है तो विपक्ष को शक्तिशाली बनाना है। खबर उत्तर प्रदेश से है। इत्तेहादे मित्तल ए कौंसिल के सुप्रीम मौलाना तौकीर रजा खां को बरेली की जिला अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अब 1 अप्रैल अगली सुनवाई तय की है। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर आईएमसी प्रमुख को बुधवार को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना था। पेशी से एक दिन पहले ही वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। तौकीर रजा के अधिवक्ता आशीष सिंह ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए जिला जज अदालत में अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने अर्जी लेने से इनकार कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 1 अप्रैल नियमित की है। आपको बता दें, गौरतलब है कि साल 2010 दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा खां की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। मौलाना तौकीर रजा खां के वकील आशीष कुमार सिंह ने बताया कि हालत बिगड़ने की वजह से वे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। इस वजह से वे बुधवार को कोर्ट के सामने पेश नहीं हो पाए। उनकी ओर से जिला जज की अदालत में हाजिर होने का समय बढ़ाने की अर्जी दी गई, जिसे कोर्ट ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब सुप्रीम कोर्ट से ही कोर्ट में हाजिर होने के बारे में दिशा निर्देश मांगे जाएंगे। आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है 19 तारीख का। उसमें एक डायरेक्शन हुआ था कि ऑन और बिफोर 27 मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट के सामने अपीयर होना था और उन्होंने पब्लिक में आकर के पूरा सम्मान दिखाते हुए जुडिशियल सिस्टम के प्रति उन्होंने कहा भी था कि हम 27 को अपीयर होंगे। लेकिन सडनली चूंकि वो हार्ट के पेशेंट हैं, इस वजह से वो सडनली बीमार हो गए और उनको एक निजी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया और उनके स्वास्थ्य कंडीशन को देखते हुए, सीवियर स्वास्थ्य कंडीशन के चलते उनको दिल्ली रेफर किया गया है और करंटली वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको स्टेंट भी पड़ चुका है और उनके बिहाफ पे मेडिकल ग्राउंड पे हमने प्रेयर की थी लंदन ट्रायल कोर्ट से कि कुछ टाइम दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडोलेंस होने की वजह से एप्लीकेशन नहीं इंटरटेन हो पाई। फर्दर जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो जल्दी ही हम लोग उस पे काम करेंगे।
खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर की है। बदायूं शहर की बाबा कॉलोनी के दोहरे हत्याकांड में भले ही पुलिस साजिद को मानसिक बीमार बता रही है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि यह हत्याकांड उसका प्री प्लान था। जी हां, वो 15 दिन पहले अपनी पत्नी को मायके भेज चुका था। बाकायदा बाजार से चाकू खरीद कर लाया था और फिर उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया था। मुख्य हत्या आरोपी साजिद के परिवार वाले भी चाहते हैं कि उसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक की जाए। जब वो सखानू से बाइक लेकर शहर आया था, इससे पहले उसके मोबाइल पर एक कॉल आई थी। काफी देर तक साजिद उससे बात करता रहा था। इसके बाद साजिद बाइक लेकर चला गया था। इस कॉल के बारे में अन्य लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके परिवार वाले अच्छी तरह से जानते थे। जब यह हत्याकांड हुआ और साजिद एनकाउंटर में मारा गया तो उसके परिवार वालों ने भी कॉल आने की बात का जिक्र किया और उसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक करने की मांग की। हालांकि इसकी छानबीन कर रही पुलिस ने साजिद की कोई कॉल डिटेल उजागर नहीं की है। खबर राजस्थान से है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के चलते प्रत्याशियों का नामांकन भरने का क्रम लगातार जारी है। अब इसी क्रम में राजस्थान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा, बहरोड़ विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ सहित कई गणमान्य नेताओं की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर रिकॉर्ड तोड़ संख्या में समर्थक उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव के लिए आयोजित इस जनसभा में लोगों की भीड़ का एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। बाइक रैली एवं जनसभा व्यवस्था की देखरेख कर रहे भाजपा नेता मोहित यादव ने बताया कि भूपेंद्र यादव की लोकप्रियता से हम वाकिफ हैं और हमें अंदाजा था कि इस मौके पर जनसैलाब उमड़ने वाला है। इतनी भारी संख्या में शामिल होकर हमारी जनता ने जता दिया कि जैसे देश में मोदी लहर है, उसी प्रकार अलवर में भूपेंद्र यादव की एक तरफा लहर है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह आज नामांकन रैली में भूपेंद्र यादव जी को सभी वर्ग के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है, इसी तरह चुनाव में भी उन्हें हर एक का वोट मिलेगा और वे भाजपा को 400 पार सीटों से जिताने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। अलवर मोती डूंगरी पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ललित यादव ने पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कार्यालय परिसर में कार्यकर्ताओं को पद अधिकारी को बूथ जिताओ का मंत्र दिया। साथ ही भूपेंद्र यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ स्थानीय नौजवान, संघर्षशील युवाओं और किसानों की आवाज बुलंद करने वाला प्रत्याशी ललित यादव मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ बाहरी और जिन्हें अलवर के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा बीजेपी का प्रत्याशी अलवर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। अलवर में हारने के लिए बीजेपी ने यह टिकट उनके केंद्र के मंत्री भूपेंद्र यादव को दिया है। भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में यह हालत हो गई है कि सामने राम पीछे से छुरी लेकर घूम रहे हैं। श्रीगंगानगर नामांकन के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस दोनों पुराने दलों के नए प्रत्याशी अपने अपने नामांकन दाखिल करने पहुंचे। बता दें कि भाजपा से प्रियंका बैलान ने और कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा ने श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल किया। कुलदीप इंदौरा की नामांकन रैली मटका चौक से चली और भाजपा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी एक ही समय नामांकन के दौरान आमने सामने हो गए। दोनों ने एक दूसरे को सादर प्रणाम, अभिवादन किया। वहीं कांग्रेस की सभा जहां सब कुछ ठीक ठीक नजर आ रहा है, वहीं भाजपा भी दल बदल सहित चुनाव मैदान में है, लेकिन मंच पर प्रियंका बैलान के सभा को संबोधित करने में कुछ असहजता भी नजर आई, जिसको लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए गए। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान की नामांकन रैली और सभा के दौरान भाजपा नेताओं के साथ आपस में झड़प होते होते बच गई। पता चला है कि सादुल शहर से विधायक गुरवीर बराड़ और पूर्व मंत्री गरजंट सिंह के पोते और जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह मान के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मैं लेना चाहूंगी, नामांकन भरा है और आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जी जान लगाकर जनता के बीच में जाएंगे और विजय प्राप्त करने का संकल्प के साथ में विजयश्री होने के लिए। क्या मुद्दे लेके चुनाव मैदान में उतरे? गंगानगर की बेटी होने के नाते यहाँ की समस्याओं को मन से समझा है और किसान, महिला, युवा और हमारे जो नहरों के मुद्दे हैं
उन सब को लेकर इनके लिए समस्या के लिए जी जान मेहनत कर इनको पूर्ण करने का काम करें। तो फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।